सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये तीसरा संस्करण था जो अभी 9 से लेकर 13 जून तक हुआ। कहां पर हुआ? फ्रांस के नीस में। ये तीसरा संस्करण था और इसकी मेजबानी किसने की है? संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर के इसकी मेजबानी की है। और थीम क्या है? महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। ये सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 पर केंद्रित था। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 क्या कहता है? सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का आह्वान करता है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, आपको पता है कितने हैं? 17 हैं। 2030 तक का टारगेट है पूरा करने का। और यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो अगर आप में से कोई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने का ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना करके अपलोड कर दिया और सभी स्टूडेंट्स को वो वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा है। एक बार वीडियो देखने से आप सभी तरह के प्रश्न जो उससे बनते हैं वो कर पाओगे। तो उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। यूट्यूब में सिंपल सा सर्च करना क्रैक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो इस बार ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण हुआ। अच्छा, यहीं पे ये भी बताया गया कि अगला जो चौथा संस्करण है वो 2028 में होगा और चाइना और साउथ कोरिया मिलकर के इसकी मेजबानी करेंगे। इसका जो पहला संस्करण है वो 2017 में हुआ था। स्वीडन और फिजी ने मिलकर के इसकी मेजबानी की थी, न्यूयॉर्क में हुआ था। दूसरा संस्करण 2022 में हुआ था लिस्बन, पुर्तगाल में। पुर्तगाल और केन्या ने मिलकर के इसकी सह मेजबानी की थी। और यहां से एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि इंडोनेशिया ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के कोरल बॉन्ड भी लॉन्च करेगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अच्छा, महासागर से याद आएगा, विश्व महासागर दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को होता है। और जो हम लोग राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे, वो होता है 5 अप्रैल को। अब ये समिट वाला, सम्मेलन वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये हुआ था भोपाल में, उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता, एशियन इकोनॉमिक डायलॉग, ये हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति, ये हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक ये भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स, ये भी मई की शुरुआत में हुआ था, भारत में हुआ, मुंबई में। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट समिट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनको 2025 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ में याद रखना, ये होगा कहां पर? रियाद, सऊदी अरब में होगा। 7 जुलाई को शुरू होगा, 24 अगस्त 2025 तक चलेगा। अब ये ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक हमने पढ़ा था, टाटा मोटर्स के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे विक्की कौशल। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के जसप्रीत बुमराह। एक अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है स्केचर्स, उसके भी बने थे जसप्रीत बुमराह। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, उसके कार्तिक आर्यन बने। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, उसके बनी थी अनन्या पांडे। ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइना की, उसकी बनी थी कीर्ति सेनन। यूरेका फॉर्ब्स की बनी थी श्रद्धा कपूर। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट के बने थे तमन्या भाटिया। कर्नाटक वन विभाग के बने थे अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा। डिटोल के MS धोनी। मालदीव ने अभी ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया था कटरीना कैफ को। और मशहूर सनग्लास कंपनी है ओकले, उसके ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल बने थे। तो एक और आईवीआर कंपनी है वोग, इसने शाहिद कपूर को बनाया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो हुआ कहां पे? लॉर्ड्स लंदन में हुआ है। और ये इस बार इसका तीसरा संस्करण था, अभी 11 से लेकर 14 जून 2025 तक हुआ और इसको जीत लिया साउथ अफ्रीका ने। पहली बार साउथ अफ्रीका ने इसको जीता है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने इसको हराया है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। और इसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान कौन थे? टेम्बा बावुमा। और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे एडेन मार्करम।
और आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका ने 27 सालों के बाद अपनी आईसीसी टेस्ट ट्रॉफी को जीता है। और आप कह सकते हो वैसे ये साउथ अफ्रीका का दूसरा आईसीसी टेस्ट खिताब है, क्योंकि 1998 में साउथ अफ्रीका ने नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी। और याद रखना, साउथ अफ्रीका की मेंस नेशनल क्रिकेट टीम को प्रोटीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर अगर इसकी बात करते हैं अभी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की, तो हमने कहा ये इसका तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2021 में हुआ था, उसको न्यूजीलैंड ने जीता। 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब 2025 वाला साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। अब साउथ अफ्रीका ने जीता, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये रहा साउथ अफ्रीका, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है। कैपिटल देखो, इसकी 3 तरह की कैपिटल देखने को मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया हो गई है, लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपटाउन हो गई है, और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। और आपको याद होगा पिछले साल जो नवा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। और जो मेंस वाला हुआ था नवा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था। तब भी साउथ अफ्रीका रनर अप रहा था। आपने पढ़ा था इसी साल मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तशेगो गेलाय बनी थी, वो यहीं से हैं साउथ अफ्रीका से। और बीपीएस संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था साउथ अफ्रीका में। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। और चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया था साउथ अफ्रीका। हेनरिंग क्लासेन साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 जून को। तो हर साल 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है इस बार की? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के 10 वर्ष और सामूहिक प्रगति का 1 दशक। इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। तो एल्बिनिज्म क्या है? ये एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलेनिन की कमी होती है, और यह गैर संक्रामक है और दुनिया भर से सभी जातियों और लिंगों में ये पाया जाता है। चलो एक बार फिर से मैं आपको जून के सभी दिवस रिवाइज करा देता हूँ। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस, 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, और अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो जून के सभी दिवस से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 to 90, ये बुक का नाम है। और इस बुक को किसने लिखा है ये पूछ रहे, तो आंसर होगा योगिंदर कंधारी ने। तो रिटायर्ड कर्नल है योगिंदर कंधारी, जिन्होंने अभी अपनी नई बुक लिखी है, और इसका नाम है ये कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स। और अभी इनकी इस बुक को लॉन्च किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने। तो कर्नल योगिंदर खंडारी की बात करें, इन्होंने कश्मीर में कई ऑपरेशंस को लीड किया है, और उन्होंने इस किताब में कश्मीर घाटी में उग्रवाद, कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में लिखा है। तो बुक का नाम याद रखना, ऑथर का नाम याद रखना। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। जैसे कि अभी एक बुक आई थी द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाइस, को लिखा अमरजीत सिंह दुल्लत ने। द कश्मीर श्वाल्स नामक बुक को लिखा था रोजी थॉमस ने। पीएमओ थ्रू द ईयर्स को हिमांशु रॉय ने लिखा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, NV रमन ने इसको लिखा। अभी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था बानू मुश्ताक ने, भारतीय लेखिका है। उनके नॉवल का नाम जरूर याद रखना, हार्ट लैम्प है, कन्नड़ भाषा में मूल रूप से लिखा गया है ये। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, इसको लिखा ऑड्रे ट्रुस्के ने, अमेरिकी है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री को लिखा है टिम विगमोर ने। ठीक है, तो ये सब बुक्स अभी न्यूज में थी, ध्यान में रखना। लेटेस्ट जो पुस्तकें न्यूज में रही वो मैंने आपको रिवाइज कराई। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर श्रीनिवास
मुक्कमाला। तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। वे भारतीय मूल के यूएस सिटीजन हैं। वैसे वो भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आंध्र प्रदेश। अच्छा, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, यह अमेरिका में एक मेडिकल एसोसिएशन है। स्थापना इसकी होती है 1847 में, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा शिकागो, अमेरिका। अब पहले यहाँ पे कुछ इस तरह के अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अमेरिका में कुछ भारतीय मूल की नियुक्तियां, जैसे कि अभी अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बने थे डॉक्टर जे भट्टाचार्य। एफबीआई के नवे डायरेक्टर बने थे काश पटेल। और अभी श्रीराम कृष्णन को एआई पर व्हाइट हाउस का वरिष्ठ नीति सलाहकार बनाया गया था। तुलसी गबार्ड अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी थी। अच्छा, वैसे तो ये भारतीय मूल की नहीं है, पर वो हिंदू हैं, तो इनका नाम न्यूज़ में बड़ा था। और एक उषा वैंस, ये वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी, जेडी वैंस, उनकी वाइफ है, जो कि भारतीय मूल की है। तो इस तरह से वो आप कह सकते हो अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे अभी एनआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर बने थे अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने गोपाल विट्ठल, दूसरे भारतीय इस पद पर आने वाले, और इस एसोसिएशन का मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा। भारतीय बैंक संघ के सीईओ बने अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने थे श्रीनिवासुलु शेट्टी, एसबीआई के जो चेयरमैन है। आत्मा के नए अध्यक्ष, आत्मा मतलब हो गया इसका ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। और उसके अलावा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ बने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बने डॉक्टर जे भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी बनी थी निधि तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे शक्तिकांत दास। इनके अलावा पीके मिश्रा भी हैं। और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया था शार्ली बोत्सवेको, घाना देश की है। इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने थे शिव सुब्रमण्यम रमन। भारत के नए चीफ जस्टिस बीआर गवई बने, 52वें नंबर के हैं, मतलब 52वें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत के लोकपाल ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? तो आंसर होगा नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। तो अभी भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया, जैसे आप हिंदी में तो बोलोगे नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। इंग्लिश में बड़ा शॉर्ट और सिंपल रह जाएगा, एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन। अच्छा, इससे पहले आदर्श वाक्य मोटो क्या था? किसी के धन के लिए लालची मत बनो। ठीक है, तो अब वो हट गया और नया आदर्श वाक्य याद रखना। लोकपाल की बात करें, देखो पहले तो याद रखना, ये मन से क्लियर कर लेना, दिमाग से डाउट क्लियर कर लेना, लोकपाल किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, ये एक संस्था है। लोकपाल एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। और अगर आपको याद हो तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद लोकपाल ये भारत में आया था। कब लागू हुआ था बात करोगे, कब स्थापित हुआ था? 16 जनवरी 2014 में। कौन सा अधिनियम है? तो 2013 का। और ये सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन रहे? पिनाकी चंद्र घोष। और अभी दूसरे नंबर के जो वर्तमान में है वो दूसरे नंबर के हैं कौन? अजय माणिक राव। और याद रखना, केंद्र में लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त होता है। और ये दोनों शब्द, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को गढ़ने वाले कौन थे? मतलब ये शब्द किसने दिए थे? LM सिंघवी ने दिए थे। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, एक होमवर्क प्रश्न रहेगा आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बताइए क्या है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में थल्लिकी वंदनम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश में ये थल्लिकी वंदनम योजना शुरू हुई है। इसमें हर स्कूल जाने वाले बच्चों की मां को 15,000 रुपए हर वर्ष दिए जाएंगे। उद्देश्य माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात है, कुछ आंध्र प्रदेश की स्टैटिक में आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो पहले आप मैप में, ये रहा आंध्र प्रदेश, कैपिटल अमरावती हो गई, और मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं, गवर्नर है S अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पक्षी काला हिरण हो गया, राजकीय पक्षी हो गया तोता, पुष्प हो गया चमेली का, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। और राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और
करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल होता है यहाँ पे। कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस हो गया। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है और पोल्लावरम बांध गोदावरी नदी पर है। और पुलिकट लेक है यहाँ पे। कोल्लेरू झील भी आपको यहीं पर मिलेगी। चलो कुछ योजनाएं मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। ज्ञान भारतम मिशन ये राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की? बायोसारथी। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभी हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। और दिल्ली जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब केवल इसको लागू करने में कौन सा राज्य बाकी है? ये पश्चिम बंगाल रह गया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भी बात करें तो याद रखना ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च होती है रांची झारखंड से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम ने शुरू किया। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश की है और इसका लक्ष्य है 2047 तक राज्यों में गरीबी को मिटाना। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रख दिया उत्तर प्रदेश ने। गोवर्धन योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में। गोवर्धन का मतलब हो गया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। पिंक ई रिक्शा योजना ये महाराष्ट्र ने शुरू की। महिला संवाद अभियान बिहार ने शुरू किया। तो ये सारी योजना इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में क्रॉपिक पहल ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने क्रॉपिक नाम से एक पहल को शुरू किया है। क्रॉपिक का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन इन फोटोज ऑफ क्रॉप्स। तो नाम से पता चल रहा है ये एक तरह की मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे सरकार फोटोज के माध्यम से, फोटोज के जरिए जो भी क्रॉप्स है, जो भी खेती है उसकी हेल्थ का पता लगा सकती है। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जब किसान अपनी फसल का फोटो लेंगे इस ऐप के माध्यम से या इस एप्लीकेशन में डालेंगे तो उससे ये पता लगेगा कि फसल को कितना नुकसान पहुंचा है और किसानों को उसके एवज में कितना मुआवजा देना है वो इस एप्लीकेशन से पता लगाएगी सरकार। अच्छा, यहाँ पे मैं किसानों से संबंधित या कृषि से संबंधित ही कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के रिवाइज करवा रहा हूँ। बिल्कुल टॉपिक वाइज है, ध्यान से सुनना है ना। अभी कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने किसानों की बात कार्यक्रम शुरू की थी। कौन सा कार्यक्रम? किसानों की बात कार्यक्रम, किसानों से संवाद के लिए। और कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ही अभी एक फंड भी लॉन्च किया था, एग्रीश्योर फंड। और इंडिया का पहला बायोबिटुमिन नेशनल हाईवे ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बनाया गया। तो ये देश का पहला नेशनल हाईवे है जो फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमिन से बना है। IIT मद्रास इसने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की। IIT इंदौर इसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। और तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 अभी काठमांडू में हुई थी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस महानिदेशक नए बन गए मांगीलाल जाट। कृषि संकल्प योजना जो किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्मों के बारे में जागरूक करने के लिए अभी किसने शुरू की? केंद्र कृषि मंत्रालय ने। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया था अभी महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि से ही संबंधित सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आपके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? तो आंसर होगा DRDO। तो भारत जल्द ही एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करेगा। अभी इसको डेवलप्ड किया इस मिसाइल को DRDO ने। इसे आप कह सकते हो DRDO ने प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत डेवलप किया है। इसकी स्पीड है 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हो ये एक स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। DRDO ने इसको बनाया है। हाइपरसोनिक का मतलब आप समझते हो जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, क्योंकि पहले तो ये समझो मैक मतलब होता है साउंड की स्पीड। तो 1 मैक से कम जितने भी ऑब्जेक्ट्स की, जितने भी मिसाइलों की स्पीड है, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? सबसोनिक। 1 से 5 के बीच की होती है तो सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा होती है तो हाइपरसोनिक। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर है और स्पीड मैंने आपको बता दिया लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरसोनिक के मतलब
5 मैक से ज़्यादा है और कितनी 8 मैक है। इससे परमाणु हमले भी किए जा सकते हैं और ये मिसाइल जमीन, हवा और पानी से आप लॉन्च कर सकते हो। अब इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। देखो, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है समीर वी कामत और इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। उसके अलावा अभी भारत लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जिसका नाम है MK2A, इसका परीक्षण करने वाला चौथा देश बना था भारत ने। कहाँ पे किया था? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की? इजराइल, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में इसका नाम नवदुर्गा मिसाइल रेंज रखा है। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया था। और डीआरडीओ ने अभी डीआरडीओ स्टार्ट एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो डीआरडीओ से ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी डेली आपको क्विज मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। कहाँ पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या अपनी एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोनल मानसिंह को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया 14 जून को। और डीएफसीसी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया। ये बैंक कहाँ का है? श्रीलंका। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च करने की घोषणा की? टेक मी टू स्पेस, हैदराबाद का एक स्पेस स्टार्टअप है। ओजो फैनी को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का है? गोवा। किसने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? इजराइल। कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाब नबी शाह का निधन हो गया। उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? हमले बुलबुल। और किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर पायनो। उसके अलावा मैंगो मैन कलीमुल्ला खान के द्वारा विकसित आम की नवीनतम किस्म को अभी किस नेता के नाम पर रखा गया? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और आखिरी प्रश्न पूछा था विजय रूपानी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? गुजरात। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।